लगातार ये विवाद भी लगातार बना रहा कि जो पाकिस्तान का, तो हमें जिस तरह से उसे एक बड़ी करारी चोट दी है, बड़ा उसे कड़ा सबक सिखाया है, लेकिन आखिरकार इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या भारत ने को भी कुछ नुकसान हुआ? ये लगातार बातें चर्चा का विषय बनी रही और सरकार ने हमेशा खंडन किया। लेकिन जिस तरह से कल सीडीएस का जो बयान सामने आया, सिंगापुर में एक पत्रकार से एक चैनल के लिए बातचीत के दौरान जो उन्होंने कहा, क्या उससे राजनीतिक समस्याएं और पैदा होंगी देश की सरकार के सामने? क्योंकि वह लगातार इस बात से बचती रही है बताने में, कहने में। लेकिन सीडीएस ने जिस तरह से कहा है, हालांकि उनको संख्या उन्होंने नहीं बताई कि इतनी संख्या में हमारे जेट को नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही कि आखिरकार क्यों गिरे। तो इससे ही पता चलता है कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। तो इस पूरे जवाब से सीडीएस के क्या भारत सरकार के सामने और राजनीतिक परेशानी खड़ी हो गई है? क्या लगता है आपको? अरे बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा इन्होंने एक खुलासा कर दिया है कि जो बात विपक्ष पूरा बोल रहा है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, अखिलेश बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही है, सारे जितने विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आखिर भारत को क्या नुकसान हुआ। ये तो फेयर एंड फाइनल होना चाहिए। आप किस बात को छुपा रहे हैं? अगर आपको छुपाना था तो जाहिर बात है कि आपको फिर सर्वदलीय बैठक बुला के, जैसे आपने कार्रवाई से पहले बुलाया था सभी को कि देश की परिस्थितियां और हम क्या करने जा रहे हैं बताना था, वैसे ही आप बाद में बुला लेते। सीज फायर मत करते, पहले बुलाते, कहते नहीं हम पहले भी आज रात हमारा जो चल रहा चलता रहेगा, हम पहले अपने विपक्षी दलों से बात कर लें, हम पूरे देश में बात कर लें। आपके पास पूरी जानकारी थी, आपके पास सारे पैराफर्नेलिया था, आप बुलाते सबको, सब आते। आने के बाद उनको आप बंद कमरे में बता देते कि भैया हमारा 3 राफेल गिरा है, हमारे 6 लोग मारे गए हैं, हमारा ये हुआ। इस बात को इस कमरे से बाहर मत जाने देना। क्या प्रशांत जी, आपके दर्शक और हम मानेंगे नहीं कि उसके बाद कोई विपक्ष का नेता ये चीजें बाहर बुलाता, आता, बोलता? सही। कभी ना बोलता। वो देश से जुड़ी, देश की, उसके बाद ये विवाद होता? ये विवाद कभी ना होता। इन्होंने अपने गुरूर के चक्कर में, जो इनका ईगो है, ईगो हर्ट ना हो जाए इसके लिए इन्होंने किसी को नहीं बुलाया। आज उसी को भुगत रहे हैं लोग। जितने क्वेश्चन उठ रहे हैं उसमें माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं आपके न्यूज चैनल पे खड़े होके। और जो इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो प्रेम शुक्ला वाला मैटर आपको याद ही होगा, कल ही परसों का है। हाँ जी। और जिस तरह से वो गाली दे रहे हैं, तो ये तो इनकी एक, जिसे कहते हैं, हताशा है। जो जवाब न देने का वो है, वही दर्शाता है कि जब आपके पास कुछ ना बचे तो आप गाली देना शुरू कर दीजिए, मां तक पहुंच जाइए। तो ये चीजें बड़ी मतलब विचित्र है जो इस देश में, तो देश पहली बार देख रहा है। और मोदी जी के लिए समय खराब है, समय अच्छा नहीं चल रहा। वो जहां जा रहे हैं उल्टा ही उनको देखना पड़ रहा है। बिहार गए, बिहार में 6,000 करोड़ 5,000 करोड़ की अगर परियोजनाएं आप लाते भी, घोषणा भी करते हैं, तो जनता भी जान रही है कि 4-6 महीने में आप कर क्या देंगे। आप उसका शिलान्यास तक नहीं कर पाएंगे, फंड ट्रांसफर होने में 2 महीना लग जाता है, 3 महीना। और उसके बाद टेंडर होगा, सब कुछ कराएंगे तो अगले सरकार में ही आप कराएंगे, होगा कि नहीं होगा। गए थे तो आप 1.25 लाख करोड़ दे के आए थे। आप जब भी पिछले चुनाव में गए थे तो आपने 1.25 लाख करोड़ की बात कर ली थी। 10,000 करोड़ से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते आपने बोली लगा दी थी। जैसे बाजार में ट्रक आता है आलू का तो उसमें बोली लगने लगती है। तो मोदी जी ने मजाक बना रखा है, वो हर चीज को बड़ा, मतलब अपने आप की छवि को इन्होंने हल्का कर दिया है। और जनता देख रही है, जनता सब जानती है। अच्छा, सीडीएस के बयान से पहले जो लगातार आपने भी कहा कि बड़ा गंभीर सवाल तो पैदा होते हैं, उससे पहले एयर चीफ मार्शल का भी एक या 2 दिन पहले बयान आता है, और जहां रक्षा मंत्री भी स्वयं मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि समय पे हमें चीजें नहीं मिलती हैं, ऐसे वादे मत करो। तो उन्होंने जो संसाधनों की कमी की बात कही, तमाम ऐसी बात कही। क्या ये जो पूरी सीरीज में अगर हम देखें, जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं हमारे, उनके बयान लगातार 2 3 या 3 दिन के अंदर आते हैं, इसके पीछे क्या एक संकेत है? इसके पीछे क्या कहानी है कि देश में सीडीएस ने बयान नहीं दिया, विदेश में जाकर उन्होंने बयान दिया, और जो एयर चीफ मार्शल हैं, जो वायुसेना सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक रक्षा मंत्री के सामने एक मंच पर अपनी बात रखी है। ये क्या चीज है? इसके क्या संकेत हैं? इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, या और कुछ अलग एक कहानी खिचड़ी पक रही है? देखिए प्रशांत जी, जिस तरह से भारत में टेंडर प्रक्रिया होती है, और जिस तरह से एचएएल को आप लीजिए, चाहे प्राइवेट प्लेयर आ गए हैं, तो ये चीजें सेना के साथ जब जुड़ती हैं तो उनका हश्र वही होता है। जैसे आपके आपके मेरठ में एक, अगर आप कोई भी पुल आप देख लीजिए, वो आपने बहुत पुल बनते हुए देखे होंगे, क्या वो कभी किसी टाइमिंग पे वो पुल बन के तैयार हुआ है? कभी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठेकेदार
बार बार उसको अपग्रेड कराता है उसकी कॉस्ट। ईटा अगर आपका 10,000 रुपए ट्रक होता है तो तब तक 3 साल बाद अब वो हो जाता है 14,000 रुपए ट्रक। तो वो चीजें रेट बढ़ाने में भी गेम होता है। और अगर टाइम बाउंड अगर कोई काम होगा तो जाहिर बात है उसकी कॉस्टिंग कम होगी और उसमें लेबर भी कम लगेगी, और यहाँ और समय पे आप प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। आपने एचएएल में कितना दिया है, एचएएल के पास क्या कैपेसिटी है कितना निकालने की, और जो प्राइवेट प्लेयर्स को आप ला रहे हैं वो भी आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो गोला बम बारूद बनाने लगे इंडिया में, फाइटर प्लेन बनाने की ऑफर दे रहे हैं। तो आप प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए काम कर रहे हैं अभी तक, कि आप उनको मदद करेंगे सरकारी जो उपक्रम है। अगर आप हमारे जो बाकी शोध के लिए अगर रिसर्च, चाइना अपने रिसर्च के लिए लाखों डॉलर खर्च करता है, करोड़ों डॉलर। एक कंपनी उनकी अगर 1 लाख करोड़ की है तो उसमें से 30,000 डॉलर जो है वो रिसर्च पे कम खर्च करता है। हमारे यहाँ क्या होता है, अमेरिका में हर 10 लाख पे 5,000 आदमी रिसर्चर होते हैं। 10 लाख पे 5,000 आदमी। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 5 करोड़ में 5,000 आपको नहीं मिल पाएंगे। रिसर्च करने वालों की एक अलग ब्रीड होती है, अलग उनकी पढ़ाई होती है, उनका सिस्टम। हमारे यहाँ क्या नहीं बन सकता क्या? आप स्पेस तक पहुंच सकते हैं, आप सैटेलाइट बना सकते हैं, तो क्या फाइटर जेट नहीं बना सकते? आप अपना इंजन नहीं बना सकते? एक इंजन के लिए कितने साल तक आप वेट करते हैं, उसके बाद आप उसको डालते हैं जो अपना इंडियन फाइटर है, उसमें आप क्या अपना इंजन नहीं बना सकते? आप क्रायोजेनिक इंजन या कौन सा इंजन था जिसको आप यूज कर रहे थे स्पेस के लिए भी और उसके लिए भी? तो ये आपकी अपनी वर्क फोर्स की लापरवाही भी रहती है। उनको एक लापरवाही अगर नहीं भी रही तो उनको फंड की कमी रहती है, उनको उतना पैराफर्नेलिया नहीं मिल पाता। और वही जाहिर बात है कि किसी चीज को सेना और वायुसेना के अधिकारियों ने पहली बार स्पाइनल रही होगी तभी तो बोला है, वरना आजकल तो स्पाइनल रहती ही नहीं है तो आदमी बोलता भी नहीं है। तो बोल के उन्होंने दिखा दिया, सरकार को आईना दिखा दिया कि सेना तो किस लिए जानी जाती है। वो तो सामने से गोली छाती पे खाने के लिए तैयार है, कोई नेता खाने के लिए तैयार है? किसी नेता का बेटा खाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जाहिर बात है कि ये चीजें करने के बाद सेना ने अपनी एक जो नाखुशी होती है वो उसने दर्शा दी है कि इस तरह से वायुसेना के साथ मजाक न किया जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तमाम बातें जिस तरह के सामने आई हैं उसने भारतीय सेना के शौर्य को तो पूरी दुनिया में स्थापित कर ही दिया है और दिखा दिया उन्होंने कि कितना उनके अंदर साहस है, कितना पराक्रम है और कितने कम समय में वह दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है, उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। तो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर से ये बात सामने आई। लेकिन साथ ही देश की राजनीति भी अलग तरह से अपनी नए नए उसमें चीजें देखने को मिल रही हैं, लगातार नए नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। और ये तो आने वाले समय पता चला कि देश की राजनीति में और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और क्या उठापटक देखने को मिलेगी। और जिस तरह से आपने पूरे विषय को सारगर्भितता दी है, पूरी परिभाषित किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका ही बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।